हाय एवरीबॉडी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग मोर। ये जो भी टीचर्स है ना, जो समझते हैं कि इनसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, तो ये गलतफहमी वो ना रखें, क्योंकि सिलेक्शंस हर एक टीचर देता है, ठीक है। एंड वो टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ को लेकर या किसी और टीचर के ऊपर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसे अनप्लेजेंट कमेंट्स नहीं करते हैं। इसीलिए उन टीचर्स को बाकी के टीचर्स से ये चीज सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एंड इन्हीं सब वजह से शायद मैं अपनी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी इतने अच्छे से नहीं बता पाई होंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. Those who I have for the first time, let me give a brief introduction about me. I am Tanu Garg and I cleared SBI PO 2023 in my first attempt. And I hope you liked my previous videos, and in today's video I'll be telling you how I prepared my quants for SBI PO and other bank exams like IBPS PO. To start with, let me tell you, मेरा क्वांट आज भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन दोगे सॉल्व करने के लिए, I might solve it, but I will take some time. Okay, तो अभी मैं अपनी क्वांट की जर्नी स्टार्ट करूंगी कि हाउ इट ऑल बिगैन। जब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं थी कहीं से भी। तो मैंने भी हर एक एस्पिरेंट की तरह, जैसे आप लोग करते हो, यूट्यूब खोला, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा कि हाउ टू प्रिपेयर बैंकिंग एंड ऑल, सारी रिसर्च करी, सब टॉपर्स के इंटरव्यूज सुने। तो वहां से मुझे पता चला आशीष अरोड़ा सर के बारे में, और मुझे फिर पता चला कि वो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने वहां से अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन बाय करी। तो फिर उनका एक रेवोल्यूशन बैच था, वहां पर उनके 78 लेक्चर्स थे। वो मैंने अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स में कंप्लीट कर दिए थे। मैं ट्राई करती थी कि जैसे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे ना, वो सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो सब मुझे इजी लगते थे। तो वो मैं अराउंड 1.5x की स्पीड पर देखती थी। मैं ट्राई करती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम अपने स्केड्यूल से क्वांट को दूं, क्योंकि मेरा क्वांट वीक था, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन और डीआईज वाला पोर्शन मेरा वीक था। तो मैं मैक्सिमम टाइम पहले क्वांट को, सेकंड नंबर पे जीए को देती थी, उसके बाद रीजनिंग और देन इंग्लिश को देती। तो जब मैं यूट्यूब पर टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख रही थी, तो मुझे वहां पे एक कैमोमाइल टी विद टॉपर्स पर एक टॉपर थे, मैंने उनको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट किया। तो वहां से पता चला कि उन्होंने भी आशीष अरोड़ा सर से पढ़ के अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया है। और दूसरे मैंने 2 पीओस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड पीओ से, उनसे कांटेक्ट किया था। इन दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। तो उनका जो इंटरव्यू है वो आशीष अरोड़ा सर के चैनल पर देखा था मैंने। तो उन्होंने भी आशीष अरोड़ा सर से पढ़कर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, है ना। तो मैंने उनके पूरे 78 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। तो मैंने आशीष अरोड़ा सर से पढ़ना स्टार्ट किया, पूरे उनके नोट्स बनाए 78 लेक्चर्स तक, प्रोबेबिलिटी तक। लास्ट आई थिंक उनका प्रोबेबिलिटी था, पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ना, जैसे मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किए प्रीलिम्स लेवल के, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और डीआईज में तो मुझे फोबिया था, मतलब डीआईज को देखती थी मैं मॉक्स में, मैं उनको स्किप कर देती थी, डीआईज करती ही नहीं थी। प्रीलिम्स लेवल डीआईज भी मैं नहीं करती थी सॉल्व, ठीक है। तो मुझे ना वाइल माई प्रिपरेशन, मुझे 1-2 गॉड्स एंड एंजल्स मिले, वो भी एस्पिरेंट्स ही थे, वो भी टेलीग्राम के थ्रू ही मुझे मिले थे। बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। हर एक जहां पे भी मैं अटकती थी, आई वुड कॉल देम, आई वुड मैसेज देम। तो वो मुझे बोलते थे कि ये आप यहाँ से करो और ये चीज आप यहाँ से करो। तो ऐसे ही डीआईज का फोबिया निकालने के लिए मुझे उन्होंने बोला कि आप ना अरुण सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, 2 प्लेलिस्ट है, अराउंड 17 लेक्चर्स की एक थी, वो पूरी कंप्लीट करो। और फिर आप मॉक्स में क्या करना ना, जिनका भी अभी, दिस इज अ सजेशन फ्रॉम मी, जिनका भी डीआईज पोर्शन प्रीलिम्स में वीक है, उनको क्या करना है कि आप पहले अपना डीआईज की प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी कर लो। मैंने जहां से करी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। देन इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है ना। अगर आपको वहां से समझ में आ रहा है तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, सिर्फ डीआईज अटेम्प्ट करो, पूरे जो क्वांट का सेक्शन है वहां पे सिर्फ डीआईज को अटेम्प्ट करो, बाकी सारा पोर्शन को ऐसे स्किप कर दो। चाहे आप देखो कि आप 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चन कर पाते हो क्वांट में डीआईज को मिलाकर। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया करना, एंड ग्रेजुअली मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगी। तो मैंने अरुण सर के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए डीआईज के, आई विल शो यू इन दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो केसलेट्स और वेन डीआईज हैं, वो भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। आशीष अरोड़ा सर के ना एक यूट्यूब पर ही एक प्लेलिस्ट है, आई थिंक 2 प्लेलिस्ट है, मुझे नहीं पता, वो मैं आपको नोट्स दिखा दूंगी अपने। तो वो भी मैंने उनसे तरीका सीखा कि इनको कैसे करना है। तो उनका जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो मेरा केसलेट वेन डीआईज और
जो नॉर्मल वाले डीआईज हैं ये अरुण सर और आशीष अरोड़ा सर से पढ़ के मेरे स्ट्रांग हो गए और मुझे मॉक्स में भी इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्पीड को कैसे फास्ट करना, तो अब मैं बात करती हूँ सिंप्लीफिकेशन की। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने सिंप्लीफिकेशन में स्पीड कैसे बढ़ाई थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी स्पीड बहुत स्लो थी, मुझे तो 12 का टेबल भी नहीं याद था। तो मुझे उन दोनों ने बोला कि आप ना टेबल्स याद करो, 40 तक टेबल्स, ठीक है, 20 तक क्यूब, 60 तक स्क्वायर्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया टेबल्स को याद करना। मैं ऐसे नहीं कि एक ही रात में मैंने 12 टू लेकर, मैंने एक्चुअली टारगेट किया था 40 तक, लेकिन मैं 37 तक हिम्मत हार गई थी कि मेरे से इससे आगे याद नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसा कि चलो 37 तक भी काम चल रहा है, लेकिन अगर जो भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम 20 तक टेबल्स याद कर लें, नहीं, हमें 1 to 11 तो टेबल्स याद ही होते हैं ना। आपने तो सिर्फ 12 to 20 टेबल्स याद किए, उससे आपको कोई फायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना, रियल स्पीड आपकी, जब आप 24 का टेबल याद करोगे, 27 का टेबल्स याद करोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे मल्टीपल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 27 सेवन कितने होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉपर ऐसे लिख के रोज मैंने क्या किया था, जैसे 12 मैंने सबसे पहले 12, 13, 14 का टेबल याद किया, फिर उसको मैंने वॉल पे पेस्ट कर दिया, फिर 17, 18 का याद किया, ऐसे डिफिकल्ट वाले टेबल्स याद किए पहले, 15 का इजी होता है, ऐसे करके ना एक जैसे 2 टेबल्स पर डे याद करो, उनको 3 to 4 डेज लिखो। ठीक है, जैसे आज आपने 12, 13 का याद कर लिया, 12, 13 का 3 to 4 डेज लिखा, नेक्स्ट डे आपने 14, 15 का याद करके फिर 12, 13, 14, 15 का ऐसे प्रोग्रेसिवली याद करना। ये नहीं कि आपने 2 टेबल्स याद किए सिर्फ 2 ही टेबल्स लिख लो वो वाले, नहीं, पूरे पिछले वाले भी लिखने हैं। ठीक है, मैंने ऐसे किया था, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, रोज टेबल्स लिखती थी मैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा यही होता था। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में 30 मिनट्स लगते थे पूरे टेबल्स लिखने में। ठीक है, टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज, ये सब लिखने में मुझे अराउंड 30 मिनट्स लगते थे जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन इन द लेटर स्टेजेस मैं 10 मिनट्स, यू वोंट बिलीव, आप भी करोगे तो आप भी अंडर 10 मिनट्स आप ये सब लिख के फ्री हो जाओगे। और ये नहीं कि आपको ऐसे चमका के पूरा नीटली लिखना है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखना। ओके, ये हो गया टेबल्स, ये सारा स्क्वायर्स और क्यूब्स। इनको देयर आर मेनी ट्रिक्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इनको निकालने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनको याद करना है। हमें ये नहीं करना कि अच्छा हाँ ये तो हाँ, जिनके एंड में 5 आता है, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट नंबर्स के एंड में जिनके 5 आता है, उनका स्क्वायर निकालना इजी होता है वो मेथड से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, है ना। लेकिन हमें सारे लिखने हैं, 1 to लेकर 60 तक स्क्वायर्स लिखने हैं, ग्रेजुअली याद करने हैं, एक ही बार में नहीं याद करने हैं। लेकिन क्यूब्स आप एक ही बार में याद कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ 1 to 20 ही है, मैंने भी एक ही बार में याद किए थे। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वैसे ही पूरी वैल्यूज याद करनी है। ये नहीं कि आपका 1/2, 1/3, 1/4, नहीं, आगे की वैल्यूज भी याद करनी है। ये आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम, ये तो मिनिमम है, वो क्या बोलते हैं, बेयर मिनिमम है ये तो। ठीक है, ये तो याद करना ही करना है, और इसको याद करके रोज लिखना है। आप देखना, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी जब आप डीआईज सॉल्व करोगे ना। डीआईज में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो बार ग्राफ्स है, वो पाई चार्ट्स है, जो डिग्री वाले पाई चार्ट्स होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यार कन्वर्जन में। ठीक है, आपको पक्का ये करना ही करना है। ओके, दिस इज अ सजेशन फ्रॉम मी, ये मैं इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि ये मुझे हेल्प हुआ। हाँ, तो मेरा ना क्वांट बहुत ज्यादा वीक था, मुझे समझ में नहीं आता था कुछ ढंग से, तो मैंने ना बहुत सारे डाउट ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए थे। जहां भी मुझे डाउट आता था तो मैं वो फोटो क्लिक करती थी, वेरियस डाउट ग्रुप्स में मैं भेज देती थी वो वाला डाउट। कोई ना कोई बच्चा आपको सॉल्व करके 100% देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो डाउट अनसॉल्व रह जाए। ठीक है, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे मेरा डाउट किसी ने सॉल्व कर दिया तो मैं उसके पास इंडिविजुअली मैसेज करती थी पर्सनली कि आपका क्वांट इतना अच्छा कैसा है, क्योंकि मेरा क्वांट तब बहुत वीक था, मैं बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पाती थी क्वांट के। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से सॉल्व करते हो, सब जगह से ना मैं नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया कि आपने कहाँ से किया, आप कौन से मॉक्स देते हो, आप क्या करते हो। तो इससे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो अगर आपको भी कहीं पे डाउट्स आते हैं तो डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर डाउट्स इन एनी ऑफ द डाउट ग्रुप्स। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि सारे जितने भी आपने डाउट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, सब में आप अपना डाउट प्लेस कर दो। ठीक है, कोई ना कोई आपको 100% सॉल्व करके देगा। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना भूल गई कि जब मैं आशीष अरोड़ा सर से प्रीलिम्स की क्लासेस कर रही थी, अपनी रेवोल्यूशन बैच उनका
कर रही थी, तो उन्होंने अपने कोर्स में ना एक अपनी बुक का रेफर किया था, क्वांटा, तो मैंने वो भी ऑर्डर किया था। तो वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की। जिसको भी अपना क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है ना, वहाँ से मैंने सिर्फ 4 चैप्टर्स किए थे। एक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मिक्सचर एलिगेशन एंड डीआईज। इन चारों के ना उस बुक में 3 लेवल से क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 3 तक होते हैं। तो मैंने लेवल 2 तक ये चारों चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। जो मुझे समझ में नहीं आते थे, मैं उनको ऐसे राउंड करके, राउंड मार्क करके, उनका सोल्यूशन देख के, उनको टिक करके मैंने एक अपनी अलग से नोटबुक बनाई हुई थी, जिनमें मैं सारे वैसे क्वेश्चंस नोट डाउन करती थी जो मुझे समझ में नहीं आते थे या फिर जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यार बहुत सारे बच्चे ना मेरे से ये पूछते कि मैम क्वांट्स के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो मैं क्या करती थी ना, यू कैन सी दिस नोटबुक, है ना, मैं क्या करती थी, जो क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो आशीष अरोड़ा सर की क्वांट के बुक के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको वहां पे सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस लिखती थी जो मुझे समझ में नहीं आते थे। पूरा क्वेश्चन लिखती थी, साथ में उसका सोल्यूशन लिखती थी, और उसके बाद ऐसे मैं उनको गो थ्रू कर देती थी, रिवाइज कर देती थी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जिसको भी अपना क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, इन दोनों टॉपिक्स में से आपको सॉल्व होना ही चाहिए। कैसे मर्जी होना चाहिए, बट होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा आपका अर्थमेटिक इन्हीं 2 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है, कैसे ना कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, और आप सब मेरे से पूछते हो कि आप प्रैक्टिस कैसे करते थे क्वांट्स की, आप कहाँ से प्रैक्टिस करती थी। तो मेरा तो क्वांट इतना वीक था कि मैं ऐसे विदाउट वीडियो सोर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। तो या तो मैं जैसे सर की ही पीडीएफ्स को डाउनलोड करती थी, वहां से विद एनोटेशंस डाउनलोड करती थी, ठीक है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अगर नहीं होता था तो मैं सोल्यूशन देखती थी। अगर मुझे सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं दूसरी बार या फिर कितनी भी बार मुझे वो वीडियो सोल्यूशन देखना पड़े तो मैं वो देखती थी सर की क्लासेस में जाकर। दूसरा, जैसे मैं क्वांटा की बुक से प्रैक्टिस करती थी तो वो मोस्टली क्वेश्चंस ना जैसे सर के क्लासेस में होते थे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते थे, है ना। तो मैं उनको एक बार सॉल्व कर लिया रफ में, फिर दोबारा से नीटली सॉल्व करती थी स्टार्टिंग में। बट मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने किया, इसमें आप मेरी गलतियों से भी सीखना और जो मैंने अच्छी चीजें करी वो भी आप सीखना। ठीक है, तो ऐसे ही ना मुझे टेलीग्राम के थ्रू एक एस क्वांट की बुक के बारे में भी पता चला था। तो उस बुक से भी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस। ठीक है, बस मैंने बाकी कोई भी क्वेश्चन उस बुक से नहीं किया, क्योंकि मुझे क्वांट में वीडियो सोर्स के थ्रू करना इजियर लगता था एज कम्पेयर टू पीडीएफ्स। तो मैंने मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस अपने प्रीलिम्स की और मेंस की सारे वीडियो सोर्स के थ्रू ही करी है। ठीक है, और डीएस के लिए ना मैंने एक चीज और करी थी, यूट्यूब पर ना एक कौशिक मोहंती सर हैं, उनका अराउंड 2.5 to 3 आवर्स का एक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू डीआईज। तब मुझे नहीं पता था कि वो मेंस लेवल डीआई या प्रीलिम्स लेवल डीआई, तो मैंने बस उनका लेक्चर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैंने वो पूरा देखा, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए। बट फिर लेटेस्ट स्टेजेस में मुझे उसकी बहुत हेल्प हुई। क्यों हेल्प हुई, मैं अगर आप चाहोगे तो आई विल शेयर माई नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट एज वेल। ठीक है, उससे मुझे क्या हेल्प हुई, जब मेंस लेवल डीआईज स्टार्ट हुए ना तो मुझे पहले से ही पता था कि ये बार ग्राफ डीआई है, ये वो कैंडल स्टिक डीआईज हैं। एटलीस्ट आई हैड अ रफ आइडिया कि हाँ ये तो सब मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मुझे उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये आप भी कर सकते हो। या यहाँ पे ना एक चीज मैं बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर कर दूं कि इट इज नॉट अबाउट द टीचर कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन हर एक टीचर देते हैं। ठीक है, हर एक टीचर अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन से टीचर से समझ में आ रहा है। आप ए टीचर का भी लेक्चर करो अटेंड करके देखो, बी टीचर का भी लेक्चर अटेंड करके देखो, आपको जिससे ट्यूनिंग बैठती है आप उनसे करो। मैंने बोल दिया मैंने इनसे किया था, तो आप जरूरी नहीं है कि आपको भी उन्हीं से समझ में आएगा। आप किसी बी टीचर सी टीचर से भी करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शंस सारे टीचर्स ही देते हैं। ये नहीं कि मैंने उनसे पढ़ा था, आपको भी उन्हीं से पढ़ के समझ में आके आप उनसे पढ़ के टॉप कर पाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, और अगेन स्ट्रैटेजी भी आपको अपनी ही बनानी है। ये नहीं कि मैंने आपको सब बोल दिया कि आपने पूरा ब्लाइंड फोल्ड करके
मेरी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर दी, नहीं, मेरी कुछ और वीकनेसेस हैं, हो सकता है वो आपकी स्ट्रेंथ्स हों, ठीक है। आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा क्वांट वीक था, ठीक है, और मैंने कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया, दैट्स इट। एट द एंड स्ट्रैटेजी आपको अपनी ही बनानी है। मुझे भी बहुत सारी गाइडेंस एंड में मिल गई थी। 2 SBI सिलेक्टेड POs थे और 2 मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरी पूरे थ्रू आउट दिस जर्नी इन्हीं 4 लोगों से बात होती थी, ठीक है। जो सिलेक्टेड वाले एस्पिरेंट्स थे उनसे मेरी बात बहुत कम होती थी क्योंकि वो जॉब कर रहे थे। जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे दोनों एस्पिरेंट्स, उनसे मेरी डेली बेसिस पर बात होती थी, ठीक है। और हम डिसाइड करते थे कि हाँ ये मेरा वीक है, मुझे बताओ ये कहाँ से पढ़ना है। तो मैं ना एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझे ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम अरिथमेटिक का ये टॉपिक स्किप कर दे, क्या हमें पूरा ही अरिथमेटिक करना पड़ेगा? द आंसर इज अ सिंपल यस। यार ये होता है कई बार क्या होता है, सपोज मेंसुरेशन टॉपिक ही अगर हम लें, वहाँ मैक्सिमम बच्चे ये स्किप कर जाते हैं, लेकिन आजकल इसका वेटेज प्रीलिम्स में तो बढ़ ही रहा है लेकिन मेंस में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर हम कोई टॉपिक स्किप कर जाते हैं, उसका कोई इजियर क्वेश्चन आ गया जो हम सॉल्व कर सकते थे अगर हमने पढ़ा होता, तो इससे बेटर है ना कि हम सारा सिलेबस करके जाएं। यार अभी तो मई स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से अपना क्वांट 0 से हीरो तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना रिवीजन के लिए ना क्लासेस की PDFs करती थी, क्लासेस करती थी, दोबारा करती थी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार देख लेती थी, ठीक है। और एक चीज मैंने और करी थी, मेंस के टाइम पे सेक्शनल मॉक्स लगाए थे गाइडली के, वो उनके एक एग्जाम बंडल्स आते हैं, उसमें सिर्फ क्वांट्स का सेक्शन लगाती थी। और मैं गाइडली से इसलिए करती थी क्योंकि वहां पे वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू ही, जैसे मैंने पहले जैसे गाइडली का वो खोल लिया PDF, वहां पे मुझे जैसे मैंने ट्राई कर लिया, मैंने सोचती थी कि चलो ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरे से बन जाए क्वेश्चन विदाउट एनी वीडियो सोल्यूशन, लेकिन बहुत रेयर होता था कि मेरे से क्वेश्चन बन जाए। एट द एंड मुझे वीडियो सोल्यूशन देखना ही पड़ता था, ठीक है। लेकिन वीडियो सॉल्यूशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं, आराम से समझ में आते थे। तो आप भी ये सब कर सकते हो, गाइडली की वीडियो सॉल्यूशंस वाले PDFs सॉल्व कर सकते हो क्वांट्स के लिए। प्लस मैंने ना SBI PO मेंस के टाइम पे अपने स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स लगाए थे। और स्मार्ट कीड़ा के जो मेंस लेवल मॉक्स का जो लेवल होता है ना, इट इज़ वेरी गुड। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप वो अगर आप ज्यादा नहीं तो 5 to 6 मॉक्स मेंस के 100% लगाकर जाना, ठीक है। एक ना बहुत बड़ा डाउट रहता है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि प्रीलिम्स की पहले करनी चाहिए या मेंस की बाद में करनी चाहिए या दोनों साथ में करनी चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए क्वांट्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेशली क्वांट्स में एक साथ लेकर चलो, क्योंकि क्वांट के कॉन्सेप्ट्स प्रीलिम्स में आपको स्पीड चाहिए, मेंस में आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे सपोज आपने कोई भी टॉपिक कर लिया, एक प्रीलिम्स का टॉपिक कर लिया, सपोज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपने कवर कर लिया पूरा प्रीलिम्स लेवल, ठीक है। उसके बाद आपको ना मेंस लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, मेंस लेवल DI अटेम्प्ट करनी चाहिए। DIs ना हर एक टॉपिक की, प्रीलिम्स का टॉपिक खत्म करने के बाद मेंस लेवल DI हर एक टॉपिक की आपको करनी चाहिए, क्योंकि DI से ना आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। और आजकल तो DIs आने भी लग गई हैं, जैसे इस बार SBI PO मेंस में मैंने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मैंने 2 DIs सॉल्व करी थी, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि नंबर सिस्टम में थे। मिसिंग नंबर सीरीज को क्लब करके वो एक नंबर मिसिंग होता है, फिर वो नंबर X होता है, फिर उसको आगे कंटिन्यू करना होता है, वैसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और DIs एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI थी, वो अटेम्प्ट करी थी, और एक क्रेडिट कार्ड वाली, डेबिट कार्ड वाली DI थी, वो अटेम्प्ट करी। तो इस वजह से आपको हर एक प्रीलिम टॉपिक अटेम्प्ट करके क्वांट का, उसके बाद मेंस लेवल DIs उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करने ही चाहिए। और क्वेश्चंस तो यार आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। एक्चुअली अगर जिसको भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है ना, वो आई थिंक आज के टाइम पर आराम से, देयर आर मैनी एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर अपना बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आपको कंटेंट की कमी नहीं है, तो आपको ये चूज करना होता है कि आपको कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो इन एक्चुअल सेंस टेलीग्राम, यूट्यूब एंड ऑल ओवर द इंटरनेट,
इट इज़ एन ओशन। आपको ये पिक करना है, ये डिसाइड करना है कि कहाँ से नहीं पढ़ना है हम। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का एक ही साथ लेकर चलना चाहिए। और बाकी यार मेरा ना कॉन्स स्टार्टिंग से ही एवरेज था। मेरा जैसे IBPS PO प्रीलिम्स में, SBI PO प्रीलिम्स में अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट था। उसके बाद SBI PO मेंस में मेरे 9 क्वेश्चंस थे, क्योंकि तब तक मेरी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी। वो मेरा लास्ट एग्जाम था December 5 को। IBPS PO मेंस में मैंने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे, सिर्फ 11 to 12 मार्क्स का ही कर पाई थी, क्योंकि तब मुझे मेंस लेवल DI से फोबिया था। इसी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सारे क्वेश्चंस जो भी आपको मेंस लेवल दिखते हैं वो सारे करने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए, जहां से भी आपको मिले। अगर आपको वो यूट्यूब पे मिल रहे हैं वहां से करने चाहिए मेंस लेवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे आजकल मॉक्स में भी मिलने लग गए हैं, जैसे अड्डा के मॉक्स में शायद मेमोरी बेस्ड होते हैं, मेंस लेवल भी होते होंगे, प्रीलिम्स लेवल तो 100% होते हैं, वहां से मैंने किए हुए हैं। ग्रेड अप से भी मैंने मेमोरी बेस्ड लगाए थे, लेकिन वो प्रीलिम्स लेवल थे। मेंस लेवल मैंने यूट्यूब से ही किए थे। जैसे मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज ना, आशीष अरोड़ा सर की एक यूट्यूब पर वीडियो है, ऐसे काफी वीडियोस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस वहीं से प्रैक्टिस करती थी, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के, क्योंकि मुझे वहां से समझ में आता था, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से प्रैक्टिस किए। और स्टार्टिंग के 1 मंथ में ना मैंने अराउंड RRB PO प्रीलिम्स के बाद मैंने वायरल मैथ्स करके एक चैनल है, आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहां से ना सिर्फ मैंने 1 महीना 2x पर उनकी वो वीडियोस देखी हैं, नोट्स भी बनाए हैं कुछ, ठीक है। वो ट्रिक्स बताते थे, उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऑरली फास्ट हो जाती है, थोड़ा आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लगे आप एक आधा लेक्चर करके देख लेना, अगर आपको यूजफुल लगे तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी यार रीजनिंग में ना जो मेंस का सेक्शन होता है ना, उसकी जो प्रेपरेशन होती है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स का रीजनिंग। लेकिन क्वांट में ये चीज़ नहीं होती है। क्वांट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के ही मेंस में काम आते हैं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टीचर। आप कहीं से भी पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए। और मेंस का सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाओ उतने कम है। आपको कहीं से भी, जहाँ से भी मेंस लेवल क्वेश्चंस मिलते हैं, नंबर सिस्टम के, DIs के, कहीं से भी कुछ भी मिलते हैं, अरिथमेटिक के, सब जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है मेंस लेवल क्वांट की, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो प्रीलिम्स में ही क्लियर हो चुका होता है। बट यही कहना चाहूँगी, मेंस के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। आप कोई वीडियो सोर्स के थ्रू कर सकते हो, कंफर्टेबल आप वहाँ से करो, PDF से कर सकते हो, PDFs के थ्रू करो, मॉक्स से कर सकते हो, मॉक्स से करो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का क्वांट का प्रिपरेशन सेम होता है, लेकिन रीजनिंग में डिफरेंट होता है। रीजनिंग का मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो बाकी यार ये जो आप अभी देख रहे हो ये सब मैंने अपनी वॉल पे पेस्ट किए हुए थे, ठीक है। ये बहुत सारे थे प्रीलिम्स तक, जैसे प्रीलिम्स तक बहुत सारी मेरी वॉल भर गई थी। मैं जैसे कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ प्रीलिम्स के, कोई क्लास देख रही हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया या फिर कुछ फॉर्मूला मुझे समझ में लगता है कि ये ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंटली मॉक्स में देखने को मिलता है, तो मैं ऐसे ही ना बस A4 शीट पे हल्का सा वो हैफाजेडली कट करके उस शीट को वहीं पे लिख के वहीं पे पेस्ट कर देती थी, ताकि अगली बार जब मुझे मॉक्स में या कहीं भी मुझे ये चीज़ आए तो मैं जल्दी से वॉल पे देख के उसको सॉल्व कर पाऊँ। अब ये नहीं करना कि यार आप भी वॉल भर रहे हो अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़, कुछ बच्चे होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्टली अपना नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वॉल पे वही कॉन्सेप्ट्स पेस्ट करती थी जो मुझे लगता था कि ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मॉक्स में अपेयर होते हैं, या फिर ये वाली चीज़ मैं भूल जाती हूँ, जैसे वो डिग्री टू परसेंटेज का जो कन्वर्जन होता है ग्राफ्स में, वो मैं भूल जाती थी, उसको मैं लिख लेती थी। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और ना यार एक चीज़ और है, प्रीलिम्स में ना आपको सारे क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब मैं तो कभी नहीं कर सकती थी, आज भी नहीं कर पाऊंगी, पहले भी नहीं कर पाती थी, मॉक्स में भी नहीं कर पाती थी, फाइनल्स में भी नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन जहाँ से जो क्वेश्चंस मैं करती थी वो मैं आपको बता देती हूँ।
प्रीलिम्स में मैं क्या करती थी, हाँ, बहुत सारे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग मोर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम पहले कैसे करना चाहिए, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए फिर वो करनी चाहिए। नहीं, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप पहले चूज करोगे ना, आप अपने अराउंड 10 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स पर क्वेश्चन वेस्ट कर दो, और हमारे पास वेस्ट करने का विंडो नहीं होता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वैसे आपको अटेम्प्ट करना है। एट दैट मोमेंट आपको डिसाइड करना है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और प्रीलिम्स में आपको, जैसे मैं क्या करती थी, मैं सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस तो छोड़ती नहीं थी, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस ट्राई जरूर करती थी कि एक बार तो ट्राई करना है, 2 बार मिनिमम ट्राई करती थी कि हाँ क्या पता सॉल्व हो जाए। अगर 2 बार में नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ, अपनी ईगो पर नहीं लेना कि यार ये तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ही हटूंगा। अगर आप ये सब करोगे तो आप अपने जो रेस है उसमें आप पीछे हो जाओगे। प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गए। डीआईज भी बहुत डुएबल होती हैं, समटाइम्स 2 डीआईज आती हैं, शायद 2 से 3 आती हैं, एक तो पक्का डुएबल होगी, ठीक है। और चौथी चीज जो है वो आपको छोड़नी नहीं है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तो आपको देखते सार करनी है। उसके भी मैंने एक वॉल पे वो प्लस माइनस वाला जो होता है वो मैंने पेस्ट किया होता है, वो तो मेरे रट गया था, ठीक है। वो आपको भी पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस प्लस जो भी वो चीजें होती हैं अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पेयर्स आपको याद करने हैं, सारे पेयर्स जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे मॉक्स में देखने को मिलते हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट वाले पेयर्स होते हैं। कुछ पेयर्स जो मैंने नोट डाउन किए थे वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे आई विल शेयर अ PDF एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये चारों चीज़ें करनी है। उसके बाद अरिथमेटिक का जो पोर्शन आ गया, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डुएबल होते हैं। जो मैं करती थी वो होते थे ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस मैं कर पाती थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कर पाती थी, परसेंटेजेस के कर पाती थी, टाइम एंड वर्क के कर पाती थी। बहुत सारे टॉपिक, या प्रीलिम्स में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको रोज क्वांट पढ़ना है। अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है, आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है। आप ये मत पूछा करो कि आप कितना टाइम देती थी कौन से सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरी वीकनेस कुछ और थी, आपकी शायद वो स्ट्रेंथ हो जो मेरी वीकनेस है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। तो अभी अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ ना कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक था, वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जो था वो था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आता था। मैंने, सुमित सर है, वो भी मुझे उन्होंने ही बताया था, तो मैंने उनसे, सुमित सर से मैंने पढ़ा, ठीक है। उनका भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन था सुमित सर का, बट आपको अगर ऑनलाइन मिलता है तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहां से पूरा अपना SICI के नोट्स बनाए, उसको पढ़ा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर मेरे से क्वेश्चंस सॉल्व होना स्टार्ट हो गए। तो SICI मैंने ऐसे अपना स्ट्रॉन्ग किया था। ओके, तो आई विल एंड माई वीडियो हेयर। आई थिंक ये काफ़ी लंबी चली गई है। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।